कच्ची सड़क पर सफ़र करना मुझे काफ़ी मसाइल से बचा सकता था, लेकिन इसमें बड़ी कबाहत ये थी कि कच्ची सड़क ने पोस्टों के करीब से होकर गुजरना था और मैं किसी की नज़र में आने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इंडियन फ़ौज पहले ही मेरे पीछे इलाके में ढूंढती फिर रही थी और मैं चाहता था कि वो वहीं पर ही मशगूल रहे। गुज़िश्ता रात के हंगामों की वजह से मैं रास्ते से हट गया था और अब मेरे पास कोई ऐसा ज़रिया भी मौजूद नहीं था जिसे बरूए कार लाकर मैं मुतय्यन सिमत में सफ़र कर सकता। अपने साथ नक्शा और कंपास वगैरह मैं नहीं लाया था क्योंकि मेरी मंजिल अम्बाला शहर था और वो किसी ऐसी खुफिया जगह पर मौजूद नहीं था कि मुझे नक्शा वगैरह की ज़रूरत पड़ती। पहाड़ी इलाके से निकलने के बाद अम्बाला तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। मुझे चलते हुए 2 घंटे हो रहे थे। मैं आबादी से काफ़ी आगे निकल आया था। वो वसी नाला आहिस्ता आहिस्ता तंग होना शुरू हो गया था। बाएं तरफ बुलंदी पर मुझे 2 हल्की सी रोशनी चमकती नजर आई। वो कोई पोस्ट भी हो सकती थी और किसी का घर भी, क्योंकि अगले दफाई मोर्चों को मैं काफ़ी पीछे छोड़ आया था। इसलिए मुश्किल था कि यहाँ इन्हें किसी पोस्ट वगैरह को बनाने की ज़रूरत महसूस होती। बहरहाल ये मेरा अंदाज़ा था। बाज़ औक़ात आर्मी अपनी उकबी रहाइश और अगले मोर्चों के माबैन ज़्यादा फासले की वजह से दरमियान में ट्रांजिट कैंप वगैरह बना देती है ताकि आगे या पीछे जाने वाले रास्ते चंद घंटे या 1-2 दिन आराम कर सकें। बाज़ औक़ात तो दरमियान में 2-3 ट्रांजिट कैंप भी बना दिए जाते हैं और ऐसा इस वक्त होता है जब सिपाह को पैदल सफ़र करना पड़े। मैं नाले की दाएं तरफ छोड़कर बाएं जानिब हो गया। इसके लिए मुझे पानी से गुजरना पड़ा था, मगर पानी बिल्कुल ही थोड़ा था, इसलिए मुझे कोई मसला वगैरह नहीं हुआ था। बाएं तरफ अभी तक कच्चा रास्ता मौजूद था। थोड़ा सा आगे जाते ही वो कच्चा रास्ता बुलंद होना शुरू हो गया और मुझे वो रास्ता छोड़ना पड़ा क्योंकि अब इस रास्ते का रुख इसी रोशनी की तरफ हो गया था। गोया वो रोशनी किसी दरमियानी कैंप ही की थी। ऐसे कैंपों में अमूमन संतरी वगैरह इतने चौकन्ना नहीं होते। मैं नीचे से होकर वहाँ से गुजर गया। इस कैंप से 500-600 गज़ आगे आने के बाद एक बार फिर मुझे कच्ची सड़क मिल गई थी। मैं इसी पर चलने लगा। चांद निकल आया था। इस नए नाले में दाएं बाएं से और छोटे छोटे नालों का पानी भी शामिल हो रहा था। अब पानी का शोर देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि नाले की तह में अच्छा खासा पानी बह रहा है। आगे जाकर वो नाला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मुझे मजबूरन सीधी सिमत में ही सफ़र जारी रखना पड़ा क्योंकि वहाँ पानी 2 हिस्सों में तकसीम होने के बावजूद इतना ज़्यादा था कि गीले हुए बगैर वहाँ से गुजरना मुमकिन ही नहीं था। जाने कितने नालों का पानी इसमें शामिल हो गया था। इसके साथ कच्ची सड़क से भी ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये सड़क आगे जाकर किसी न किसी आबादी में जा निकलेगी। रात के 2:30 बज रहे थे जब मैंने सुस्ताने के लिए मुनासिब जगह की तलाश में दाएं बाएं नज़रें घुमानी शुरू कर दी। अच्छी खासी भूख भी महसूस हो रही थी। जल्द ही ऐसी जगह मुझे मिल गई जहां मैं आग जला सकता था। एक नाले की वजह से सड़क पहाड़ी के अंदर की जानिब मुड़ रही थी और फिर निस्फ दायरा बनाकर दोबारा सीधी हो गई थी। वो निस्फ दायरे की जगह ऐसी जगह थी जहां आग जलाने की सूरत में आग दूर से नज़र नहीं आ सकती थी। टॉर्च के शीशे पर हल्का कपड़ा लपेटकर मैंने रोशनी को धीमा किया और दाएं बाएं से खुश्क लकड़ियां ढूंढने लगा। आग मैंने रास्ते से थोड़ा सा हटकर जलाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दिन के वक्त वहां से गुजरने वाले किसी फौजी को बची हुई राख देखकर ज़रा सा भी शक गुजरे। वहां से बहने वाला पानी किसी चश्मे का था क्योंकि पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। खूब सैर होकर पानी पीकर मैंने दुर्माना का दिया हुआ खाना निकाला। कपड़ा खोलते ही देसी घी की खुशबू मेरे नथनों से टकराने लगी। 3 रोटियां थीं और तीनों पर देसी घी अच्छी तरह से चिपड़ा हुआ था। सालन आलू गोश्त का था, लेकिन यकीनन मेरे लिए वो बस रोटियों पर घी चिपड़ने का एहतमाम ही कर सकी थी। आलू गोश्त इनके रोज़मर्रा के मुताबिक ही बना हुआ था। रोटियों को आग पर सेक कर मैंने खाने को जुट गया और अगरचे वो लजीज नहीं भी थी, तब भी इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ दे रही थी कि इसको बयान करना मुमकिन नहीं। मैं तीनों रोटियां चट कर गया था। खाने के बाद मुझे दिन को पी हुई चाय की बहुत याद आई। इतनी अच्छी चाय पीने का इत्तफाक खाल ही होता है। चश्मे के पानी से हाथ धोकर मैंने वही रोटियों वाला कपड़ा उठाकर हाथ खुश्क करने ही लगा था कि कुछ सोचकर मैंने वो कपड़ा वापस रख दिया और अपने हाथ आग पर सेकने लगा। शायद खाना बांधने के एहतराम की वजह से मैं वो कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सका था। हाथ आग पर सुखाकर मैं बेख्याली में इस कपड़े पर कुशीदा किए बेल बूटों को घूरने लगा। बहुत ही नफासत से कुशीदा करी की गई थी। ज़्यादातर सुर्ख, गुलाबी और गहरे सब्ज़ रंग का इस्तेमाल किया गया था और फिर मेरी नज़रें सुर्ख फूलों और सब्ज़ रंग की बेल से फिसलती हुई इस कोने में जा रुकी जहां बहुत ही खूबसूरत लिखाई में रुमाना लिखा हुआ नज़र आया।
याद रखना, मेरा नाम रोमाना है। मेरे कानों में इसकी गुलगुली आवाज़ गूंजी और मैंने जल्द ही से वो कपड़ा लपेटकर झाड़ी की तरफ उछाल दिया। मेरी बला से सर झड़कर मैं आग की तरफ मुतवज्जा हो गया, जिसके शोले मुदहम पड़ते जा रहे थे। पास पड़ी खुश्क लकड़ियां इस पर डालकर मैंने आग को ताज़ा किया। खाना खाने के बाद सर्दी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। यूं भी वहाँ अच्छी खासी सर्दी थी, चलते हुए अलबत्ता इतनी सर्दी महसूस नहीं होती। मैं अपनी जमा की हुई लकड़ियों के जलने के तक वहाँ बैठा रहा। जो ही लकड़ियाँ ख़त्म हुई, अपना थैला पीठ पर लटका कर मैं चल पड़ा। 4-5 कदम लेने के बाद अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर किसी को खाने वाला वो कपड़ा वहाँ पड़ा हुआ मिल गया तो क्या रोमाना के नाम से वो इस तक पहुँच तो नहीं जाएगा। गो ये बात इम्कान से काफ़ी बाइद थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने पीछे जाकर वो कपड़ा उठा लिया कि इसे दुखते हुए अंगारों में डालकर खाकिस्तर कर दूं। लेकिन फिर भी वो कपड़ा अंगारों पर ना फेंक सका। पता है, इस कपड़े पर मैंने अपने हाथों से बेल बूटे गाड़े हैं, अपना नाम भी लिखा है। खाना खाकर इसे फेंक ना देना, शायद इसे देखकर कभी आपको मेरी याद आ जाया करे। मेरे दिमाग में जैसे किसी ने सरगोशी की और मैंने वो कपड़ा थैले में डाल लिया। शायद मैं वो कपड़ा वहाँ फेंकना ही नहीं चाहता था। नीचे उतरकर मैं दोबारा सड़क नापने लगा। आगे जाकर वो सड़क दाएं तरफ मुड़ गई। नाला अबूर करने के बाद अगर वो नामुमकिन था नाला अबूर करना, तो मुश्किल तरीन तो ज़रूर था, नामुमकिन तो नहीं। यूं भी मुसलसल उतराई की वजह से पानी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। पुल अबूर करने के बाद सड़क पुख्ता हो गई थी। मैं सुबह की रोशनी ज़ाहिर होने तक यूं ही बेफिक्र चलता रहा। मलगजा उजाला होते ही मेरी नज़रें किसी पनाहगाह की तलाश में सरगर्दा हो गई थी। सामने नज़र दौड़ाने पर मुझे सड़क दाएं तरफ मुड़ती दिखाई दे रही थी और इसी जगह दाएं तरफ से एक बहुत बड़ा नाला इसी नाले में आकर मिल रहा था। जो ही मैं मोड़ मुड़ा, मुझे सामने एक काफ़ी खुली वादी दिखाई दी। पुरशोर नाला जो अच्छी खासी नहर की शक्ल अख्तियार कर गया था, बाएं तरफ पहाड़ी की जड़ में बह रहा था, जबकि दाएं तरफ बहुत बड़ी आबादी नजर आ रही थी। कुछ घर नाले के पार बाएं तरफ की पहाड़ी पर भी मौजूद थे और इनके शहर में दाखिल होने के लिए नाले के ऊपर लकड़ी का एक झूलता हुआ पुल मौजूद था। पहाड़ी इलाके में इतनी बड़ी आबादी का इलाका शहर ही कहलाता है। कुछ घरों की खिड़कियों से झांकती रोशनी इस बात का मज़हर थी कि वहाँ बिजली मौजूद है। यकीनन वो इस नाले के पानी को बिजली के लिए इस्तेमाल करते होंगे। पहाड़ी इलाके में बिजली बनाने का ये सबसे अच्छा और सस्ता तरीन तरीका है। इस आबादी को देखकर मैंने कलाशनकोव से जान छुड़ाने का तरीका सोचना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ कोई ऐसी जगह मुझे नज़र नहीं आ रही थी जहाँ इसे महफूज तरीके से छुपा सकता। यहाँ तक कि आबादी करीब आ गई थी। मैंने सर खपाना मुनासिब ना समझा और कलाशनकोव माँ मैगजीनों के नाले में उछाल दी। मेरी वापसी जाने कब और किस रास्ते से होना थी, और इसको छुपाने के लिए नाले के तेज़ रफ्तार पानी से और कोई जगह बेहतर नज़र नहीं आई थी। अब मेरे पास सिर्फ ग्लॉक पिस्टल ही रह गया था। पिस्टल को मैंने माँ मैगजीन साइलेंसर के पीठ की तरफ से शलवार में उड़स लिया था। तेज़ धार खंजर भी चमड़े के केस में बंद करके मैंने जुराबों में उड़स लिया। मजबूत प्लास्टिक के बूट कुछ अजीब से लग रहे थे क्योंकि वहाँ बर्फ़ मौजूद नहीं थी। इसका बंदोबस्त मैंने पहले से सोचा हुआ था। मेरी पीठ पर बंधे थैले में स्पोर्ट्स शूज़ भी मौजूद थे। थैले से सफ़ेद रंग के स्पोर्ट्स शूज़ निकालकर मैंने पाँव में डाले और दूसरे बूट हाथ में लटका लिए। आबादी में दाखिल होते ही निस्बतन एक गरीब घर देखकर मैंने वो बूट इसके दरवाजे पर फेंक दिए कि चलो किसी गरीब के ही काम आ जाएंगे। ज़िंदगी बेदार हो गई थी। छोटे से शहर में 2-3 होटलों पर मुझे पराठे बनते नज़र आए। मुझे खाने की कोई ख़ास हाजत महसूस तो नहीं हो रही थी, अलबत्ता चाय की तलब तो ज़रूर हो रही थी। एक मुनासिब होटल देखकर मैं इसमें घुस गया। चाय के साथ अंडा फ्राई और पराठे का कहकर मैं लकड़ी के बेंच पर टिक गया। वहाँ 3-4 बंदे पहले से बैठे नाश्ता कर रहे थे। किसी ने भी मुझ पर खासी तवज्जो नहीं दी थी। मैं ज़रा मुतमईन हो गया था। होटल में एक ही आदमी काम करता नज़र आ रहा था। वही इसका मालिक, वही बावर्ची और वही बैरा था। इसने मेरे सामने नाश्ता रखा। चाय का पहला घूंट लेते ही मुझे रोमाना की बनाई हुई चाय याद आ गई। मैंने बेजारी से सर झटका और अंडे पराठे के साथ इंसाफ करने लगा। नाश्ता करके मैं बिल की अदायगी करता हुआ होटल से बाहर आ गया। सूरज मशरिक से उभार रहा था। एक दुकान के सामने अंग्रेज़ी में लिखा हुआ मेन बाज़ार ओड़ी पढ़कर मुझे शहर का नाम मालूम हुआ। मैंने अंदाजे ही से दुरुस्त सिमत सफ़र किया था। ओड़ी के करीब तरीन शहर गालिबन दम्बा था। मेरा इरादा ओड़ी शहर के मुज़ाफ़ात में किसी का ज़बरदस्ती मेहमान बनने का था। रात भर के मुसलसल सफ़र के बाद मेरे जिस्म को आराम की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। शायद शब बसरी के लिए भी वहाँ कोई होटल मौजूद हो लेकिन होटल में कमरा लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जिस जगह वो शहर मौजूद था
वहाँ लाजमन इंडियन एजेंसियों के एक दो बंदों ने ज़रूर मौजूद होना था और इनकी तफ्तीश का सामना करने से अच्छा था कि मैं किसी बराने में दिन गुजार लेता। आगे जाते ही एक स्टार्ट वैगन को देखकर मैंने अपना इरादा तब्दील करने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। वैगन आधी से ज़्यादा सवारियों से भरी हुई थी। मैं भी अंदर घुसकर एक खाली सीट पर बैठ गया। 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद वैगन चल पड़ी थी। मुझे मालूम नहीं था कि इसकी अगली मंजिल क्या होनी है। ओड़ी से निकलते ही कंडक्टर किराया वसूलने के लिए सवारियों की तरफ मुतवज्जह हो गया। एक सवारी के मुंह से दम्बा का नाम सुनकर मैंने सुकून भरा सांस लिया था। इसने कंडक्टर की तरफ 100 रुपये का नोट बढ़ाया था। कंडक्टर ने 90 रुपये काट कर 10 रुपये इसकी जानिब बढ़ा दिए। जब कंडक्टर ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने पहले से गिने हुए 90 रुपये इसकी जानिब बढ़ा दिए। सड़क पुख्ता थी लेकिन कई जगहों पर मुरम्मत वगैरह होने वाली थी। नालों वगैरह में तो सड़क करीबन ख़त्म हो चुकी थी। मैं ज़्यादा देर बाहर के नज़ारे ना कर सका और सामने वाली सीट पर सर टेक कर ख्वाब के सफ़र पर रवाना हो गया। न जाने कैसे सपने में मुझे रोमाना दिखाई देने लगी। मैं जाग रही हूँ ना, आप सो जाएं। मेरा सर अपने जानू पर रखकर इसने शेरी लहजे में पुकारा। हम इसी जगह मौजूद थे जहां हमने कल का पूरा दिन गुजारा था। मैंने फिक्रमंदी से कहा, कोई आ ना जाए तो मैं फ़ौरन आपको जगा दूंगी। मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए इसने सुर बिखेरे। मेरा दिल चाय पीने को कर रहा है। मैंने लाड भरे अंदाज में कहा, अच्छा मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। इसने मेरा सर जानू से उठाकर नीचे थैले पर रखना चाहा और अचानक इसके हाथ से मेरा सर छूट गया। एक झटके के साथ मेरा सर थैले पर लगा और मेरी आंख खुल गई। किसी गड्ढे को अबूर करते हुए वैगन को सख्त झटका लगा था। दाएं बाएं नज़र दौड़ाने पर मुझे ज़्यादातर सवारियाँ ऊँगती हुई नजर आईं। टेप रिकॉर्ड वगैरह की सहूलत शायद ड्राइवर के पास मौजूद नहीं थी। तभी गाने बजाने के बेहंगम शोर के बजाय वैगन में खामोशी छाई हुई थी। दोबारा आंखें बंद करते ही मैं ख्वाब के दिलकश मनाज़िर को तसव्वुर में लाने लगा, मगर कहाँ भेड़ंगी और सख्त सीट का नापसंदीदा लम्स और कहाँ रोमाना के रेशमी और मुलायम जानू की ताजगी का भरा एहसास। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? अचानक मैंने खुद को कोसा। कल से मेरी सोचें बेअख्तियार रोमाना को याद करने लगती, यहाँ तक कि थोड़ी सी आंख लगते ही वो मेरे ख्यालों में दर आती। महीन का दिया हुआ घाव अभी तक भरा नहीं था और दिल कमबख्त किसी और खुश जमाली के हाथों बर्बाद होने पर कमर बस्ता हो गया था। मैं दिल ही दिल में खुद को समझाने लगा, औरत ज़ात की हकीकत जब मुझ पर खुल गई थी, फिर जानबूझकर नई चोट खाना कहाँ की अक्लमंदी थी। काफ़ी देर दिले नादां को नसीहतों का प्रचार करने के बाद मेरी आंख खुल गई और रोमाना कूदकर मेरी नज़रों के सामने आदम की। सारी नसीहतें और सारे खैर ख्वाही के मशवरे दिल ने बगैर किसी दलील के रद्द कर दिए थे। वो खूबसूरत लिबास पहने, सर पर ताज सजाए हुए, एक बड़े पत्थर से टेक लगाए हुए बकरी के मेमने से अटकेलियाँ कर रही थी। कभी कभी वो तिरछी नज़रें मुझ पर डाल लेती और ऐसा करते ही इसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट नमदार होती। अब इस मेमने की जान छोड़ो और मेरे करीब आओ। मैंने इसे अपने पास बुलाया। मैं इस वक्त अपनी मचान ही में लेटा हुआ था। ना जीना, इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने खूबसूरत दांतों की नुमाइश की। मुझे झूठे अजनबी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। ये बात है, मैंने बज़ाहिर खुफगी जाहिर की। अरे मजाक कर रही थी, आप तो खफा हो गए। अपने प्यारे अजनबी को भला मैं खफा कर सकती हूँ? मेमने को गोद से उतार कर वो सबक कदमों से मेरी मचान की तरफ आने लगी। इस वक्त झाड़ियों की ओट से माहीन निकली। इसने हाथ में बहुत बड़ा छुरा पकड़ा हुआ था। खबरदार अगर मेरे छानी के करीब आने की कोशिश की तो। इसने दूर ही से रोमाना को ललकारा, ये मेरा अजनबी है। रोमाना इसके सामने डटकर खड़ी हो गई। माहीन के हाथ में पकड़े हुए छुरे की परवाह इसने बिल्कुल भी नहीं की थी। मेरा ख्याल है तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा। माहीन ने बिला खौफ व खतर रोमाना के पेट में छुरा घोंप दिया था। नहीं, इसे रोकने के लिए मैंने मचान से नीचे छलांग लगाई और इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। इसके बाद दम्बा तक मेरी आंख नहीं लगी थी। मैं बिला इरादा इसी ओट पटांग ख्वाब को सोचता रहा। रोमाना का यूं बार बार मेरे अपने ख्वाब में आना मुझे जो बावर करा रहा था, मेरा दिमाग वो मानने को तैयार नहीं था। चंद घंटे एक अनजान लड़की के साथ गुजार कर बेवकूफ़ दिल न जाने क्या उम्मीदें बांधे हुआ बैठा था। जब रोमाना की यादों ने कुछ ज़्यादा ही पुर्जे निकालने शुरू कर दिए तो तंग आकर मैंने अपनी सोचों का धारा मौजूदा मिशन की तरफ मोड़ दिया। अम्बाला जाकर मुझे पाकिस्तानी जासूस आदियत वर्मा से हदफ के बारे मुकम्मल तफसील पता चलना थी और इसके साथ इसने ड्रैगनो राइफ़ल भी मेरे हवाले करना थी। रकम और ज़रूरत की किसी और चीज़ का बंदोबस्त भी आदियत वर्मा के ही ज़िम्मा था। इसका इस्लामी नाम मुझे नहीं बताया गया था। अलबत्ता आदित्य वर्मा
कैसे ना मिल सकने की सूरत में मुझे 2 और नाम भी बता दिए गए थे, लेकिन इनसे अशद ज़रूरत के अलावा रब्ता करने की यूँ भी इनमें से एक दिल्ली और दूसरा आगरे में था। इसके बाद दम्बा आने तक मैंने अपने हदफ को ठिकाना लगाने का मंसूबा सोचने लगा। स्नाइपर्स को शुरू में सिर्फ मैदान जंग और सरहदों पर ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब तो स्नाइपर्स हर किस्म के रवायती और गैर रवायती जंग में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में तो कई किस्म के उजरती कातिल स्नाइपिंग के लिए हर मतलूबा अफराद को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। खुद मैं भी अमेरिका में जाकर एक ऐसी ही किस्म की कार्रवाई का हिस्सा बन चुका था। दम्बा का महल वकूँ भी अरबी शहर से मुख्तलिफ नहीं था। वही पहाड़, वही पुरशोर नाला जिसमें पानी की मिकदार पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और वैसे ही घर जो पहाड़ी इलाके खासा है। हम दोपहर ढले ही वहाँ पहुँच पाए थे। पूरी रात के पैदल और फिर वैगन के गैर आरामदा सफ़र ने मुझे खासा थका दिया था। गो एक स्नाइपर के लिए थकन, बेआरामी, मुसलसल जागना और भूखा प्यासा रहना कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते कि स्नाइपर में आम आदमी के बरक्स बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा होता है। ये बर्दाश्त तो कुदरती तौर पर इंसान में मौजूद होती है और कुछ इसे तरबियत जला बख्शती है, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता था कि कुछ देर आराम कर लूँ। वैगन से उतरकर मैं सिमत का तयन किए बगैर चल पड़ा। सुबह नाश्ता करने के बाद से मुझे कोई ख़ास भूख महसूस नहीं हो रही थी। दम्बा का बाज़ार ओडी शहर से कुछ बड़ा था, लेकिन वहाँ होटल्स में मुझे रहाइश वगैरह का इंतज़ाम नज़र न आया। मजबूरन मुझे एक खोखे वाले से मालूमात लेना पड़ी। इसके जवाब का लुब्बे-लबाब यही था कि वहाँ ऐसे कई गेस्ट हाउस मौजूद थे जहाँ किराए पर कमरे भी दस्तयाब थे और बिस्तरे भी। बिस्तरों की बाबत पूछने पर मालूम हुआ कि एक बड़े कमरे में कई बिस्तर लगे होते थे। गेस्ट हाउस का मालिक 24 घंटों के लिए एक बिस्तर के 40 रुपये वसूल करता था। गर्मियों में वहाँ सियाहों का काफ़ी रश रहता था। अभी सर्दियों की वजह से कोई सियाह दिखाई नहीं दे रहे थे। ये मुफीद मालूमात लेकर मैं इसी खोखे वाले से एक गेस्ट रूम का पूछकर इसी जानिब रवाना हो गया। वो आबादी करीबन मुसलमानों की ही थी, लेकिन इसके साथ हिंदू, सिख और दूसरे मज़हब के अफराद भी खाल मौजूद थे। इसका अंदाज़ा मुझे दुकानों के नाम पढ़कर ही हो गया था। ना चाहते हुए भी मैंने एक हिंदू के मुसाफिर खाने में कमरा लिया, क्योंकि एजेंसियों के बंदों की नज़रें ज़्यादातर मुसलमानों के होटल्स और मुसाफिर खानों पर गड़ी रहती थी, और फिर मैं एक हिंदू की शनाख्त ही से सफ़र कर रहा था। अलबत्ता कमरा लेने से पहले मैंने एक छोटे से होटल में खाना खा लिया था, जो कि किसी मुसलमान की मलकियत था, क्योंकि हिंदू के हाथ के पके हुए मुझे यकीनन पसंद नहीं थे खाने। जिस मज़हब में गाय का पेशाब पीना इबादत समझी जाए, जो अपने तई हर पलीद चीज़ को गौ माता के पेशाब के छींटों से पवित्र कर दें, ऐसे लोगों का पका हुआ खाना निरी बेवकूफ़ी ही तो थी। छोटे से कमरे में एक चारपाई पड़ी थी। इस पर बिछा हुआ बिस्तर भी इस काबिल ज़रूर था कि इसमें घुसकर चंद घंटे आराम कर लिए जाएं। कमरे से मुल्हक छोटे से गुसल खाने और बैतुल खला की सहूलत भी मौजूद थी। दरवाज़ा अंदर से कुंडी करके मैं लंबी तान कर सो गया। मेरी आंख शाम को खुली थी। गुसल की हाजत महसूस हो रही थी और गर्म पानी भी वहाँ मौजूद था। गुसल करके मैंने बाहर जाकर पेट पूजा की और फिर वापस आकर सो गया। अगली सुबह मैं बस में बैठा जालंधर की तरफ रवाना था। जालंधर में मैंने बस अड्डे पर ही खाना खाया और थोड़ी देर वहीं बस अड्डे पर घूमता रहा। ज़रूरत की एक दो छोटी मोटी चीज़ें भी मैंने ख़रीद ली थी। इसके बाद मैंने अम्बाला जाने वाली बस में बैठ गया। अम्बाला जाते हुए रास्ते में कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया था। मैं अपनी सीट पर बैठता ऊँघता रहा या आगे वाली सीट पर सर टेक कर सो गया। इस सोने जागने की कैफियत में मेरी सोचों का मरकज़ ना चाहते हुए भी रोमाना बनी रही। अलबत्ता जागते हुए मैं इसकी सोचों को दिमाग से झटक कर मिशन की तरफ मुतवज्जा करता। अम्बाला पहुंचकर मैंने एक दरमियाने दर्जे के होटल में कमरा लेकर सो गया। दोपहर 1 बजे के करीब उठकर मैं ताज़ादम होकर कमरे से निकल आया। अपना पिस्तौल मैंने वहीं कमरे ही में छुपा दिया था। शहर में पिस्तौल अपने साथ फिराना मुनासिब नहीं था। आदित्य वर्मा का पता मेरी यादाश्त में महफूज था। वो कपड़े के कारोबार से मुंसलिक था। मेन बाज़ार में इसकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी, जहां सुबह 8 बजे से लेकर शाम के आज़ान तक वो बैठा रहता। इस दुकान के अकब में इसने कपड़े के बड़े बड़े गोदाम भी बनाए हुए थे। अम्बाला, जालंधर और इन शहरों के मुज़ाफ़ाती कस्बों देहातों के ज़्यादातर कपड़ों के ताजर इसी से कपड़ा खरीदते थे। इसकी दुकान ढूंढते हुए भी मुझे
ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आई थी। दुकान पर काफ़ी रश था। 3-4 लड़के मुसलसल ग्राहकों को निपटा रहे थे। मैंने आदित्य वर्मा की तलाश में नज़रें दौड़ाई। इसका हुलिया मुझे बड़ी तफसील से बता दिया गया था, लेकिन वहाँ मुझे अपने मतलूबा हुलिये का कोई आदमी नज़र ना आया। इस वसी दुकान के एक कोने के शीशे का छोटा सा कैन बना हुआ था, जिसके शीशों से बाहर से अंदर का मंजर दिखाई नहीं दिया जा सकता था। मुझे उम्मीद थी कि इसके अंदर बैठने वाली शख्सियत आदित्य वर्मा ही थी। और फिर दुकान के एक मुलाजिम से इस बात की तस्दीक करते ही मैं शीशे के इस कैबिन की तरफ बढ़ गया। आखिर में अंग्रेजी मुहावरा दर्ज था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक दफ़ा तो वो तहरीर पढ़कर मैं चकरा गया था कि इस बेमानी तहरीर का मकसद क्या है। दोबारा पढ़ने पर बेड के नीचे खुदाई वाले फ़िक्रे ने मुझे तहरीक की दावत दी। इस क्वार्टर में एक ही बेड पड़ा था, दूसरे कमरे में 2 चारपाइयाँ रखी हुई थी और इत्तेफाक से मैं बेड ही पर सो रहा था। मैंने बेड हटाकर इसके नीचे बिछी हुई प्लास्टिक की चटाई भी हटा दी। कमरे का फर्श पुख्ता ईंटों का बना हुआ था, लेकिन बेड के नीचे 1.5 फुट चौड़ी और 4 फुट लंबी जगह की ईंटें वाज़ह तौर पर ऐसी दिखाई दे रही थी कि किसी ने उधेड़ कर दोबारा रख दी हो। मैं जल्दी वो ईंटें हटाने लगा। 2-3 ईंटें हटाते ही मुझे इसके नीचे मजबूत प्लास्टिक का बॉक्स नजर आने लगा। जल्द ही मैंने उखड़ी हुई तमाम ईंटें उठाकर एक जानिब रख दी थी। नीचे मौजूद प्लास्टिक बॉक्स निकालकर मैंने बेताबी से खोला। इसमें एक स्नाइपर राइफल और स्नाइपर्स के काम आने वाला दूसरा सामान भरा हुआ था, लेकिन वहाँ रूस की इजाद करदा ड्रैगनो राइफल के बजाय इसराइली साखत की गुलेल स्नाइपर राइफल पड़ी हुई थी। खुशकिस्मती से गुलेल को भी मैं ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर चुका था। कारगर रेंज दोनों राइफलों का 1000 मीटर है। ड्रैगनो स्नाइपर राइफल की मैगजीन में 10 गोलियां पड़ती हैं, जबकि गुलेल की मैगजीन में 20 गोलियों की गुंजाइश होती है। अलबत्ता गुलेल ड्रैगनो के मुकाबले में वज़न में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कारकर्दगी में इससे बहुत बेहतर है। वज़न में ज़्यादा का मतलब कोई ये ना ले कि गुलेल कोई भी बहुत ज़्यादा ही वज़नी राइफ़ल है। गुलेल का मजमूई वज़न 6.5 किलोग्राम है। यकीनन ये कोई इतना वज़न नहीं है कि किसी स्नाइपर को साथ फिराने में कोई तकलीफ महसूस हो। अमेरिका में स्नाइपर कोर्स के दौरान मुझे गुलेल से 2-3 मरतबा फायर करने का मौका मिला था। अलबत्ता ड्रैगनो राइफ़ल से मैं फायर की काफ़ी मशक कर चुका था और पाकिस्तान से आते वक्त मुझे यही बताया गया था कि इंडिया में मुझे ड्रैगनो राइफल मिलेगी। इसके बावजूद ड्रैगनो के बजाय गुलेल को पाकर मुझे खुशी महसूस हुई थी। यकीनन तहरीर में मौजूद आखिरी फिक्रा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का मतलब यही था कि मुझे मशक की दावत दी गई थी और मशक के लिए पहाड़ी इलाका तजवीज़ किया गया था। राइफल के मिलते ही सारी तहरीर एकदम वाज़ेह हो गई थी। सादा अल्फाज में मुझे ये बताया गया था कि मैं अगले हुक्म तक गुलेल राइफल के साथ मशक करूं। इसी बॉक्स में गुलेल का एमुनेशन भी पड़ा था, 200 गोलियां का। मतलब ये था कि मैं 199 गोलियां मशक के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। हदफ के लिए मुझे एक ही गोली दरकार थी। राइफ़ल के पुर्जों के साथ मौजूद आला क्वालिटी का साइलेंसर यकीनन मुझे छुप कर मशक करने में मदद देने के लिए था, बल्कि साइलेंसर के अलावा तो मशक करना नामुमकिन हो जाता। मैंने एक बार राइफ़ल के पुर्जों को मुकम्मल जोड़कर इत्मीनान कर लिया था कि राइफ़ल सही काम कर रही है। इसके बाद दोबारा पुर्जों को खोलकर एक सफरी बैग में डाल लिया। सबसे पहले मैंने करीबी होटल पर जाकर दिन का खाना खाया और फिर क्वार्टर पर वापस आकर सफरी बैग कंधों में लटका कर बाइक को क्वार्टर से बाहर ले आया। चेक करने पर बाइक की टैंकी पेट्रोल से भरी नजर आई। बाइक की हालत बता रही थी कि वो मेरी आमद से 1-2 दिन पहले ही खरीदी गई थी। दरमियानी रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए मैं शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद पहाड़ी सिलसिले की जानिब रवाना हो गया। घंटे भर बाद ही मैं ऐसी जगह पहुंच गया था जहां मैं बगैर किसी मुदाखलत के मशक कर सकता था। साइलेंसर की मौजूदगी ने यूं भी फायर कर से पैदा होने वाली आवाज़ से बेफिक्र कर दिया था। 2-2.5 घंटे के अंदर मैंने फायर करते हुए गुलेल की टेलीस्कोप साइट को अच्छी तरह जांच कर अपने मुताबिक ढाल लिया था। निशाने की दुरुस्ती से मुतमईन होकर मैंने राइफ़ल को खोलकर सफरी बैग में डाल लिया और वापसी की राह ली। अपने क्वार्टर में पहुंचकर मैंने राइफ़ल की बैरल और फायर से गंदे होने वाले पुर्जों को अच्छी तरह साफ़ किया। गर्म उबलता हुआ पानी भी बैरल में डाला ताकि सफाई में कोई कमी बाकी ना रह जाए। यूं भी जिस हथियार को फायर के बाद साफ ना किया जाए वो ख़राब हो जाता है और एक स्नाइपर को तो अपने हथियार की सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा एहसास होता है। गुलेल को साफ़ करके मैंने हल्का सा तेल लगाकर वापस बैग में डाल लिया। अब मुझे मज़ीद मशक की ज़रूरत नहीं थी। अगले 4 दिन तक मुझे आदित्य वर्मा की जानिब से फिर खामोशी दिखाई दी।
5वें दिन मैं अपने मखसूस वक्त पर दोपहर के खाने के लिए कमरे से निकला। बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोलने से पहले मेरी नज़र सफ़ेद रंग के लिफाफे पर पड़ी, जो यकीनन किसी ने दरवाजे के नीचे से अंदर धकेला था। लिफाफा उठाकर मैं वापस पलट आया। कमरे में दाखिल होते ही मैंने बेसब्री से लिफाफा खोला। वहाँ फ़कत चंद अल्फाज लिखे हुए थे, होटल और कमरा नंबर के बारे आप जानते हैं। इतना लिख कर आने वाले कल की तारीख और दिन की 3 बजे का वक्त दर्ज था, और वहाँ पर मैं सिर्फ एक होटल से वाकिफ़ था जहाँ मैंने इस शहर में वारिद होने के साथ पहली रात गुजारी थी। गोया मुझे हनुमान जी होटल कमरा नंबर 27 का बताया गया था। यकीनन आदित्य वर्मा का कोड वर्ड्स में मुझ तक पैगाम पहुंचाने का मकसद यही था कि अगर इसकी लिखी हुई चिट्ठी किसी और के हाथ लग भी जाती तो वो इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता था। बहरहाल ये जासूसों का अपना तरीक़ेकार होता है। मैंने गो जासूस बनने की कोई ख़ास तरबियत तो हासिल नहीं की थी। इसके बावजूद इस बारे काफ़ी कुछ जानता था कि कमांडोज की ज़ेरे निगरानी में भी चंद कोर्स कर चुका था। इसी तरह अमेरिका में भी हमें दुश्मन स्नाइपर्स के तरीक़ेकार और इनकी चालों वगैरह के बारे काफ़ी तफसील से बताया गया था। इसी तरह यह भी सिखाया गया था कि एक स्नाइपर दुश्मन मुल्क में जाकर खुद को किस तरह से दुश्मन की गिरफ्त में आने से बचा सकता है। यह सबक किसी भी तरह जासूसी पढ़ाई से कम नहीं थे। यही वजह थी कि दोनों मरतबा आदित्य वर्मा ने ख़त पढ़ते हुए मुझे मतलब समझने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। अगले दिन मैं मतलूबा वक्त से 1 घंटा भर पहले हनुमान जी होटल में पहुंच गया था। 3 बजे तक का वक्त मैंने चाय पीते और हॉल की दीवार पर टंगी हुई LCD पर चलती फिल्म देखते हुए गुजार दिया। 3 बजने से 5 मिनट रहते थे जब मैं सीढ़ियों के ज़रिए होटल की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। कमरा नंबर 27 में एक रात गुजार चुका था और मुझे यकीन था कि रुके में इसी कमरे की बाबत बताया गया था। इसके बावजूद दरवाजे पर दस्तक देते वक्त मेरे दिल में हल्का सा धड़का मौजूद था। दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। दस्तक के जवाब में मुझे फ़ौरन जवाब मौसूल हुआ था। अंदर घुसते ही मेरी नज़र सोफ़े पर बैठे हुए एक कबूल सूरत जवान पर पड़ी। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 35-36 साल के करीब लगाया था। इसके सामने बड़ी टेबल पर देसी शराब की एक बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे। एक गिलास आधा भरा हुआ जबकि दूसरा बिल्कुल खाली था। खुश आमदीद। इसने बैठे बैठे मेरी जानब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। इससे हाथ मिलाकर मैंने भी इसके सामने कुर्सी संभाल ली थी। वो दूसरे गिलास में भी शराब उंडेलने लगा। मैं भी नहीं पीता। हल्के से मुस्कुराते हुए इसने आधे से ज़्यादा गिलास भर कर मेरे सामने रख दिया। मेरा नाम धीराज वधावा है, करण मेहता। समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए मैंने अपना तारफ़ भी करवा दिया। यकीनन इस बात से हम दोनों वाकिफ़ थे कि हम दोनों के बताए गए नाम फर्जी थे। परसों दोपहर के 4 बजे अवामी पार्क में रणजीत चोपड़ा का जलसा है। इंतखाबात में 5-6 माह पड़े हैं, लेकिन इसने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। हुकूमत की तरफ से इसे काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है। इसकी हिफाजत का भी हुकूमत की तरफ से इसे काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है। इसकी हिफाजत का भी खातर ख्वाह इंतज़ाम किया गया है। बुलेट प्रूफ गाड़ी इसे मिली हुई है। 4-5 मुहाफ़िज़ हर वक्त इसके साथ होते हैं। इसका इम्कान भी पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी के बंदों के नरगे में रहता है, और ऐसा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से इसके मुतालबे के बाद किया गया है। बल्कि सच कहूँ तो इस पर होने वाले एक नाकाम हमले के बाद इसकी हिफाजत को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। ये बात शायद तुम्हारे लिए हैरानी का बाइस बने कि इस पर हमला ना तो किसी पाकिस्तानी जासूस ने किया और ना ये काम पाकिस्तान से आए हुए किसी स्नाइपर या कमांडो वगैरह ने किया है। मैं इस पर हमला होने के बाद की बात से लाइलम था, लेकिन इसके बाद जो बात धीराज कर रहा था वो और भी हैरान करने वाली थी। फिर हमला आवर कौन था? मैं सवाल पूछे बिना रह नहीं सका था। शुक्रिया कहकर मैंने ऐलान की कि मेरे पास मज़ीद सवालात मौजूद नहीं थे। आपका भी शुक्रिया, इस मरतबा इतने खड़े होकर मुझसे अलविदाई मुसाफा किया। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ पूछना हो तो परसों दोपहर तक मैं यहीं मिलूँगा। और मैं अस्मात में सर हिलाता हुआ वहाँ से बाहर निकल आया। अगले दिन सुबह सवेरे ही मैं बाइक पर मतलूबा पार्क की तरफ रवाना हो गया। लेज़र रेंज फाइंडर फासला नापने का आला मैंने अपने एक लिफाफे में डालकर अपने पास रख लिया था। पार्क में दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं थी। लोगों की आमदोरफ्त से हौसला पाकर मैं भी अंदर घुस गया। पार्क की 4 दीवारी की जगह लोहे का मजबूत जंगला लगा हुआ था, जिसकी बुलंदी 5 फुट के करीब थी।
और फिर जंगले के साथ लगे हुए दरख्त पर नजरी देखभाल के लिए बहुत बड़ी रुकावट थी। स्टेज बनाने की जगह पार्क की शर्त की जानिब थी। इस वक्त जंगले से बाहर कुछ दुकानों की अगवी दीवार पड़ती थी और दुकानों की छत पर लामहल्ला सिक्योरिटी ने मौजूद होना था। पार्क की मगरबी जानिब सड़क गुजर रही थी और सड़क अबूर करके 3 मंजिला शॉपिंग प्लाजा बना हुआ था। शुमाल और जुनूब की जानिब भी सड़क गुजर रही थी, लेकिन सड़क के पार जो इमारतें थी वहाँ से स्टेज की जगह को देखना नामुमकिन था। अब मेरे पास ले दे के शॉपिंग प्लाजा की छत रह गई थी। इसके अलावा मैं पार्क ही के किसी दरख्त पर मचान बना सकता था, लेकिन एक तो वहाँ मचान बनाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन ज़रूर था, और दूसरा मैं छुप कर बैठ भी जाता और कामयाबी से अपना काम कर भी लेता, तब भी मेरा बचना झूठ था। गोया पार्क के किसी दरख्त पर मचान बनाने से बेहतर था कि मैं खुदकश धमाका कर लेता। कम अज़ कम इस तरह रंजीत चोपड़ा की मौत तो यकीनी हो जाती। शॉपिंग प्लाजा के दाएं तरफ से एक चौड़ी सड़क गुजर रही थी, जबकि बाएं जानब एक ज़ेर तामीर इमारत थी जिसकी पहली मंजिल भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। ले दे के वहाँ फायर के लिए मुनासिब जगह शॉपिंग प्लाजा की छत थी और मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ संतरी ज़रूर तैनात करने थे। पहले तो मैंने शॉपिंग प्लाजा के तीनों अतराफ में घूमकर अच्छी तरह जायज़ा लिया। प्लाजा की अकबी जानब एक मार्केट थी। दाएं जानब गुजरने वाली सड़क के किनारे एक बड़ा कचरादान बना हुआ था जिसकी अकबी दीवार प्लाजे ही की दीवार थी। बाहर से अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैं अंदर घुस गया। दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रू गेट बना हुआ था जिससे गुजरकर लोग अंदर जा रहे थे, लेकिन जब इस गेट को इसलिए कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आया कि काफ़ी लोगों के गुजरने पर वो मखसूस सायरन बजाकर ऐलान कर रहा था कि मुतल्लिका अफराद के पास लोहे या धात की कोई चीज़ मौजूद है, लेकिन इसके करीब कुर्सियाँ रखे 2 मुहाफ़िज़ इस आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वॉक थ्रू गेट की सीटी तो मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल कार की चाबी वगैरह से भी बज उठती है। अलबत्ता किसी के हाथ में बैग वगैरह की मौजूदगी में मुहाफ़िज़ सरसरी अंदाज में चेक कर लेते थे। मैंने रेंज फाइंडर को अपने कोट के अंदर से बगल में दाब लिया था और जेबों में हाथ डालकर बेधड़क वॉक थ्रू से गुजर गया। मोटे कोट के अंदर किसी को ये अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि मैंने अपने बगल में कोई चीज़ पकड़ी हुई है। और ऊपर जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिस पर लोगों की आमदोरफ्त अच्छी खासी थी। आखिरी मंजिल पर पहुंचकर मैं छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तलाश में नज़रें घुमाने लगा, और वो कोई ऐसी छुपी हुई नहीं थी कि मैं तलाश ना कर सकता। छत की सीढ़ियां एक कोने में बनी हुई थी। इसकी बाएं जानिब लकड़ी के बड़े बड़े रैक रखे हुए थे जो मुख्तलिफ किस्म के सामान से भरे हुए थे, जबकि दाएं जानिब दीवार थी। सीढ़ियों पर कदम रखते ही बंदा दूसरे लोगों की निगाह से ओझल हो जाता था। सेल्समैन को निगाह में रखकर मैं सीढ़ियों की जानिब गैर महसूस अंदाज में खिसका, और जो ही वो एक गाहक की फरमाइश पूरी करने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, मैंने झपाक से सीढ़ियों पर कदम रख लिए। सीढ़ियों के अख्ताम पर लोहे का एक दरवाज़ा था जिसकी कुंडी के साथ हस्बे तवक्को एक ताला झूल रहा था, लेकिन इसका अंदाज़ा मुझे पहले से था और इसका बंदोबस्त भी मैं करके आया था। जेब से 2 मुड़ी हुई तारें निकालकर मैंने ताला खोलने लगा। यूं भी इन्होंने एक वाजिबी सा ताला लटका रखा था। ताला खोलकर मैंने आहिस्ता से कुंडी खोली और छत पर निकल आया। छत के दाएं कोने पर पानी की एक बड़ी टंकी बनी हुई थी। इसके साथ ही थोड़ा बहुत कबाड़ भी बिखरा हुआ था। वहां से करीबन सारा पार्क नज़र आ रहा था, खुसूसन वो जगह जहां स्टेज बनना था। लेकिन मुसीबत यह थी कि कल यहाँ पर 2-3 बंदों की मौजूदगी लाजमी थी। यूं भी ऐसी जगह कोई अहमक ही होगा जो नज़रअंदाज करता हो। एक ख्याल ये भी मेरे जहन में आया कि शायद कल सिक्योरिटी के पेश नज़र शॉपिंग प्लाजा ही बंद कर दिया जाए। मैं छत के कमरे किनारे से स्टेज के अकब में मौजूद दीवार का फासला नापना शुरू कर दिया। वहाँ तक 915 मीटर फासला बन रहा था। गो इस लिहाज से भी वो एक मुनासिब जगह थी। थोड़ी देर सोचने के बाद एक काबिल अमल मंसूबा मेरे जहन में आया। गो खतरा इसमें भी मौजूद था। एक स्नाइपर की ज़िंदगी यूं भी हर दम खतरात में घिरी होती है।